नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है ग्लूकोमा, कारण, लक्षण एवं निदान। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पारिजात सौरभ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, ये डॉक्टर साहब आपको ग्लूकोमा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर से हम आपके लिए करना चाहेंगे वो हम यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ग्लूकोमा क्या है और इसे जो वो काला मोतिया कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ग्लूकोमा एक काफ़ी प्रचलित बीमारी है जिस वजह से पेशेंट का रोशनी, मरीज का रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकता है अगर समय पे उसका रोकथाम नहीं किया गया। तो ये पूरे विश्व में 3.5% में पाया जाता है जी। और अमूमन ग्लूकोमा के पेशेंट्स जो है वो 40 साल से लेके 80 साल के बीच में पाए जाते हैं। इसमें काला मोतियाबिंद का कारण ये है कि ऐसे तो काला मोतियाबिंद कोई मतलब लेमैन टर्म ही है जी। और उसको अगर समझना चाहे तो बीच का रोशनी क्लियर रहता है और अगल बगल का काला हो जाता है, अगल बगल का रोशनी घट जाता है, काला दिखता है। तो मेरे ख्याल से यही कारण है, ऐसा कोई खास कारण स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि ग्लूकोमा का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो नहीं है, काला मोतिया, ये बस बोलचाल की भाषा में है। और चूंकि मोतियाबिंद जो होता है उसको सफ़ेद मोतियाबिंद कहा जाता है, जो हम इसके थ्रू दिखा सकते हैं कि आँख का लेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है जी। इसमें इसके पारदर्शिता में जब कमी आ जाती है तो वो मोतियाबिंद होता है, उसको हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं लेमन टर्म में, जो आम बोलचाल के भाषा में। और ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या वो मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी लोगों को होती है? देखिए, 2 टाइप्स है मोतियाबिंद के और कारण उस पे वेरी करता है। एक है ओपन एंगल, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, और दूसरा है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में आँख के अंदर एक पानी बनता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो उस एक्वस ह्यूमर का वो हमेशा बनता है और निकलता है आँख के बाहर। तो बनना और निकलने का एक बैलेंस होता है, एक ये होता है, वो गड़बड़ा अगर जाता है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जो आँख से निकलने का जो ये क्रम रहता है पानी का, वो एंटीरियर चैम्बर एंगल के थ्रू जाता है। उस एंगल में एक स्ट्रक्चर रहता है ट्रैबिकुलर मेशवर्क, अगर वहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है तो ये ग्लूकोमा हो जाता है। इसी ट्रैबिकुलर मेशवर्क में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कारण से वो रेजिस्टेंस आ सकता है। उसमें उसके फाइबर्स में कुछ प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस अगर आता है तो वो रेजिस्टेंस आ सकता है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि वो जो बाहर निकलने का पानी का दरवाज़ा खुला रहता है, एंगल ओपन रहता है, पर जो रास्ते में रेजिस्टेंस रहती है जी। तो ये एक कारण हुआ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का। और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ये रास्ता नैरो हो जाता है, जो बाहर निकलने का रास्ता। तो इस केस में आँख का प्रेशर बढ़ता है और उसमें आँखों के नस में, जैसे ये आँख का नस है, तो इसमें प्रेशर आता है और इस नस में बहुत सारी छोटी नसें हैं, तो वो नस धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, मर जाती हैं। उस वजह से आँख का जो ऑप्टिक डिस्क रहता है, जो इस नस का जो हेड होता है, वो सूख जाता है और उस वजह से ग्लूकोमा के कारण उस वजह से आँख में काफ़ी डैमेज हो जाता है और रोशनी परमानेंटली लॉस हो जाती है जी। ये रोशनी परमानेंटली लॉस हो जाने का खतरा होता है, ये इस तरह की समस्या है नेत्र से जुड़ी हुई। और ये अभी डॉक्टर साहब हमें प्रेशर के बारे में बता रहे थे,
प्रेशर क्या शरीर से जुड़ी किसी दूसरी समस्या से होता है, मतलब क्यों होता है ये प्रेशर, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ये प्रेशर जो इसी वजह से होता है कि पानी जो आँख से निकलना होता है उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जी। आँख में पानी बन रहा है पर वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो क्या वो बहुत ज़्यादा जागने की वजह से या बहुत ज़्यादा कोई लाइट की तरफ देखने की वजह से ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन दो कारणों में ऐसा नहीं है। जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिन लोगों की आँख की साइज़ थोड़ी छोटी रहती है और वो हाइपरमेट्रोपिया रहता है। इनको आँख का चश्मा प्लस की तरफ जाता है, उस केस में ज़्यादा रहता है। और ओपन एंगल जो है वो लास्ट तक पेशेंट को समझ में नहीं आता है, कोई सिम्टम्स रहता नहीं है और कुछ दर्द वगैरह भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी आँख का रोशनी जा सकता है। तो ये एकदम छुपे हुए चोर की तरह रहता है। इसको हम लोग इंग्लिश में थीफ बोलते हैं। थीफ की तरह वो आँख का रोशनी चुरा के चला जाता है, पता नहीं चलता है। पर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में कुछ वार्निंग सिम्टम्स रहता है, जैसे आँखों में दर्द होना और एक्यूट अटैक हो जाता है, आँख में लाल और दर्द आँख में होना, उस वजह से ये होता है। तो उसका रोकथाम उसी समय दवा से किया जा सकता है और आँख का नस बहुत कम डैमेज होके आप निकल सकते हैं। जी, मतलब कि एक तो ये साइलेंट थीफ है जिसको पकड़ना ही एक चुनौती होती है। कुछ मामलों में इसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन आपको एक चिकित्सक की सलाह द्वारा जो दवा दी जाती है, जो ड्रॉप दी जाती है, उसी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप इसका टाइप बता रहे थे जब, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने कहा कि 40 की उम्र के ऊपर वाले लोगों को होता है, छोटे बच्चे इसके शिकार कभी नहीं होते? नहीं, बच्चे शिकार होते हैं। उसमें कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है, उसमें बच्चों का आँख जो होता है वो साइज़ बड़ा रहता है, आँख की पुतली का साइज़ और आँख का साइज़ बड़ा रहता है, और उसमें बच्चों को पानी आना और बच्चा अधिक रोता है और आँख में जो आँख के पुतली के ऊपर कुछ धब्बे आ जाना, ऐसे में ये कंजेनाइटल ग्लूकोमा का चांस न्यूबॉर्न बेबी में भी रहता है। तो उसको पकड़ना आसान है, वो तुरंत डायग्नोज हो जाता है और तुरंत पकड़ा जाता है। तो उसका इलाज उसी समय दवा से और ऑपरेशन के द्वारा किया जा सकता है। ये गर्भ में ही बच्चों को इस तरह की समस्या कंजेनाइटल ग्लूकोमा गर्भ में भी हो सकती है। जी। तो जैसे आपने रोने की बात कही कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो आँख से पानी आती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये इसको रोने के मतलब ये एक मिथ जो क्रिएट कर रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। और क्या ये कुछ जेनेटिक कॉज भी होता है इसके पीछे? जेनेटिक कॉज हो सकता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिन मरीजों को ग्लूकोमा डायग्नोज हो चुका है वो अपने बाल बच्चों को, अपने बहन भाइयों को भी डॉक्टरों से नियमित दिखाया करें। नियमित मतलब कि कौन सी उम्र से? शुरुआत से या 40 साल के बाद तो दिखाना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज की हमारी जो दिनचर्या है, मैक्सिमम टाइम हम एलईडी लाइट के अंदर होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और सब कुछ लगभग डिजिटल है। तो क्या ये जो डिजिटल कनेक्शन लगातार हमारी आंखें वो तेज़ रोशनी के बीच होती हैं, क्या इनका असर होता है जिसकी वजह से ग्लूकोमा कॉज? नहीं, ग्लूकोमा में इन सब चीज़ों का असर कोई असर नहीं है। जी, ये उम्र के ऊपर ही। हाँ, उम्र के साथ ग्लूकोमा का जो पेशेंट से ज़्यादा हम चिकित्सकों को ही विजिलेंट रहना चाहिए कि कहीं हम ग्लूकोमा मिस ना कर दें। जी, ये चिकित्सकों के लिए भी एक चुनौती है, खासकर ओपन एंगल ग्लूकोमा। जी, और इसमें जैसे कि आपने बताया कि ये जो आँखों की जो नसें हैं वो सूखने लगती हैं, तो क्या हमारे दैनिक दिनचर्या का कुछ ऐसा है जिसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम सुरक्षित रख सकते हैं आँखों को? ग्लूकोमा के लिए तो कोई दैनिक दिनचर्या है नहीं। जी। जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स हैं उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि उनका अगल बगल का रोशनी तो कम नहीं हो रहा है। जी। एक्चुअली ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी इसको कहते हैं, और जिसके कारण विजुअल फील्ड लॉस होता है, अगल बगल का रोशनी कम हो जाता है और उस वजह से ब्लाइंडनेस होता है। तो शुरू में बीच का रोशनी जो है वो इंटैक्ट रहता है काफ़ी समय तक, और अगल बगल का रोशनी घटते चला जाता है। तो पेशेंट को इस बात का
ध्यान देना है कि उसके अगल बगल का रोशनी तो नहीं घट रहा है। जी, अगल बगल की रोशनी अगर आप आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम सीधे देखते हैं तो हम अपने अगल बगल की तरफ नहीं देख पाते हैं, वैसी स्थिति में। जी, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को भांप करके वो चिकित्सक के पास जाएं और वो जांच करके बताएंगे कि क्या स्थिति है आपकी आंखों की। जी, तो ये एक बात इससे और आती है कि आँख की समस्या आजकल तो छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है, और फिर एक उम्र के साथ जो होने वाली समस्या है कैटरैक्ट की, तो उसका ऑपरेशन कई बार लोग करा लेते हैं और फिर एक तरह से वो बेफिक्र हो जाते हैं। तो क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या उसके बाद भी ग्लूकोमा का खतरा होता है उनको? जी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हम लोग पेशेंट को रूटीन 3 या 4 बार देखते हैं महीने के अंदर, और उसमें आँखों का प्रेशर भी लेते हैं। जी, तो अगर प्रेशर बढ़ा होता है तो प्रेशर का हम लोग दवा भी उसमें शुरू करते हैं। जिन पेशेंट्स का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है उन लोगों में अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे पीछे का झिल्ली फट जाना जिस पे लेंस रखा जाता है, उससे पीछे का एक तरल पदार्थ होता है विट्रियस, अगर वो विट्रियस लॉस होता है जी, और उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया और उसके ऊपर लेंस ऐसे ही लगा दिया गया तो ग्लोकोमा होने का खतरा पूरा है। जी, और इसके अलावा जो चोट लगती है लोगों को, जैसे अगर कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या इस तरह से जो तेज चोट लगती है, या फिर उनको एक्सीडेंट हुआ और उनकी आईज इंजरी हुई, जी जी, वो भी क्या ग्लूकोमा की तरफ बढ़ता है या फिर नहीं, उसमें इस तरह की कोई समस्या होने की संभावना नहीं होती? नहीं, समस्या होने की संभावना है उस केस में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्रिकेट बॉल से आपने बोला कि चोट लग गया बच्चों को, तो बच्चों के आँख के अंदर एक एंटीरियर चैम्बर में खून आ जाता है जी, तो वो खून आने से, उसको हाइफीमा बोलते हैं, उस खून आने के वजह से एंटीरियर चैम्बर एंगल जो होता है जिससे वो एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है आँखों का पानी, वो ड्रेनेज में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस वजह से भी ग्लोकोमा हो जाता है। जी, ऐसे में हम लोग उस केसेस में पेशेंट को दवा से ये कंडीशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, कभी कभी जो परमानेंट डैमेज हो जाता है एंटीरियर चैम्बर एंगल में, उस वजह से ग्लोकोमा अगर होता है तो हमें सर्जरी भी करना पड़ सकता है, ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। जी, आपने कहा कि सर्जरी भी करना पड़ सकता है, यानी कि क्या ये उम्मीद होती है कि ग्लूकोमा के पेशेंट बिना सर्जरी के सिर्फ मेडिसिन पे ठीक हो सकें? जी, ये अच्छा सवाल किया आपने। ग्लूकोमा जब हम लोग दवा चलाते हैं ग्लूकोमा के पेशेंट्स में, तो हमें कुछ फॉलोअप करते रहना है, जैसे विजुअल फील्ड एनालिसिस, ऑटोमेटेड पेरीमेट्री उसको कहते हैं जी, और पुराना रिकॉर्ड से नया रिकॉर्ड को कंपेयर करना है कि क्या इनका विजुअल फील्ड घटा है कि नहीं। जैसे अगर आप दवा चला रहे हैं, प्रेशर ठीक है पर विजुअल फील्ड घट रहा है, तो भी हमें सर्जरी करानी पड़ सकती है। जी, और एक अभी मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं, OCT, उससे नसों का थिकनेस और नसों का क्या स्टेटस है, आँख के नस का, ऑप्टिक नर्व का, ये हमें मालूम चलता है। तो इसको हम कहते हैं रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस, RNFL। तो ये विजुअल फील्ड एनालिसिस के साथ किया जाए तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। इससे हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्लोकोमा हम कर सकते हैं। जी, तो ये सुविधा हमारे शहर में उपलब्ध हाँ, शहर में है, कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास है, और मैं भी जल्द ही ये मशीन लाने वाला हूँ। और इससे क्या है कि एक एडिशनल टूल है जिससे हम लोग ग्लोकोमा को बहुत अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। जी, और एक तरह से जो वो पूर्ण अंधता जिसे कहते हैं, उससे हमारे जो मरीज़ हैं वो बच सकते हैं। जी, इसके अलावा जो हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये एकदम से जैसे कि हर घर की बीमारी हो गई है, तो क्या हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कारण बनता है ग्लूकोमा की तरफ बढ़ने का? कारण हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के कारण रेटिनोपैथी होती है, आँखों के पर्दे में कुछ खराबी आती है, और उस खराबी के आने के बाद ग्लोकोमा हो सकता है। पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना अति आवश्यक है, और ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट्स में जो
चेंजेस आते हैं आँख में, वो आँख के पर्दे में ज़्यादा आते हैं, मोतियाबिंद भी होता है, उस वजह से आँखों के पर्दों में खून आ जाना, खून के धब्बे आ जाना, और वो प्रोग्रेस करता है। पहले उसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो अपने अपने स्टेजेस से गुजर के प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। जब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है तो खून की नलियाँ एंटीरियर चैम्बर एंगल में भी जा सकती है, उसको नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस बोलते हैं, उस वजह से भी ग्लोकोमा हो सकता है। जी, तो ये तो कुछ कारण हुए कि ग्लूकोमा है, बीमारी है उम्र के साथ होने वाली या किसी विशेष परिस्थिति में हो जाने के बाद। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन जनरल हमें अपने आँखों का ध्यान रखने के लिए किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आँखों को धूल, धूप, गर्दा ये सब से बचाना है। समय पे खान पान करना है। खान पान में बच्चों के लिए विटामिन ए के जो खान पान जो होता है, जैसे हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, दूध, ये सब खाना ज़रूरी है बच्चों के लिए। नहीं तो हम बच्चों को विटामिन ए रिलेटेड डेफिशिएंसी होने के कारण ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और इन जनरल समय पे नियमित आँखों का जांच करवाएं। आँखों के जांच में हम चिकित्सकों को आँख का प्रेशर हर केस में लेना ज़रूरी है, खासकर जो मरीज 40 से ऊपर हो गए हैं उन लोग का प्रेशर लेना बहुत ज़रूरी है। मरीजों का कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे इंद्रधनुष की तरह दिखना, ये ग्लोकोमा का एक साइन है। उसके बाद आप जो देखते हैं पेशेंट, जो मरीज जो देखता है बल्ब के ऊपर, लाइट के बल्ब के ऊपर, उसमें भी अधिक चौंधियापन होना या बल्ब के ऊपर कुछ रंग बिरंगे धब्बे दिखना, ये सब हो सकता है। तो हमें इस तरह का जब बात सुनने को मिलता है मरीजों से, तो हमें हमारा ध्यान ग्लोकोमा के ऊपर जाना ज़रूरी है। ग्लोकोमा जो है वो मरीज भी मिस कर सकता है और डॉक्टर भी मिस कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज के साथ डॉक्टर भी इसके लिए एकदम विजिलेंट रहे। जी, इसके अलावा दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक और सवाल आप इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जनरली जो हम देखते हैं कि चश्मा खरीदने के या शेड्स खरीदने के वक्त हम बहुत लापरवाही बरतते हैं, तो क्या इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए? हमारे दर्शकों को एक जानकारी दें, जब भी हम कोई शेड्स चुनते हैं या कोई पावर ग्लास चुनते हैं तो उसमें किस तरह की सावधानियाँ हम लोगों को रखनी चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई ख़ास सावधानी है नहीं। जो आपको चश्मा जो मिलता है, जो दुकानों में चश्मा बिकता है, वो आपके आँख में कंफर्टेबल है, ये ध्यान देना जो है। फैशन के संदर्भ में जिस तरह के चश्मे इस्तेमाल करते हैं, जी, तो आपको खुद देखना है कि धूप से बचाव हो रहा है कि नहीं उसमें। और अलग अलग क्वालिटी के लेंसेज आते हैं। आजकल ब्लू कट ग्लास यूज़ होता है, जो कंप्यूटर यूज़र्स के लिए भी अच्छा होता है। उससे कंप्यूटर से निकली हुई जो डेंजरस किरणें होती हैं आँख में, जो पड़े और वो आँख के आंसू के परत को कम कर दे, वो सब कम होता है। तो ब्लू कट, एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ये सब पे ज़्यादा तवज्जो लोग हमें देना चाहिए। जी, और ये जितनी भी आँख से रिलेटेड जो सर्जरी है, इलाज हैं, इन चीज़ों के बारे में जो आपने बताया और हमारे शहर में इसकी सुविधा उपलब्ध है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आयुष्मान कार्ड जो मिलता है स्वास्थ्य सरकार की तरफ से, क्या उसके अंतर्गत ये सारे इलाज संभव हैं? जी जी, बिल्कुल संभव। जी, तो ये एक जानकारी है, क्योंकि ये जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है, कई बार लोग चिकित्सकीय सुविधा नहीं ले पाते हैं फाइनेंशियल रीज़न से, तो इस तरह ये जो एक चुनौती है इसका सामना आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत किया जा सकता है। जी, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जो इसके टाइप्स हैं, अलग अलग ये जो इसके तरीके होते हैं हो जाने के, लेकिन फिर भी इसको पहचान पाना शुरू के स्टेज में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक चिकित्सक के लिए भी। तो कोई भी पेशेंट कैसे आप तक पहुँचे, उसको क्या फ़र्क, मतलब आपने कहा कि वो साइड से दिखने में फ़र्क होना चाहिए, उसके अलावा क्या कुछ आँख में जलन या कुछ भी और भी कोई सिम्टम जिसके बाद कि उनको लगे कि नहीं अब हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? अभी मेरे पास एक बहुत क्लोज मेरा एक पेशेंट आया था जी, जो कंप्लेन किया कि मुझे एक आँख से कम दिख रहा है और थोड़ा भारीपन रहता है। तो
ऐसे में मैंने जैसे ही उसका प्रेशर लिया तो उसका प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था एक आँख में, और हमने दवा शुरू किया और काफ़ी कंट्रोल हो गया वो। तो मरीजों को आँख में भारीपन और आँख में थोड़ा सा भी धुंधलापन होना, अगल बगल का कम दिखना, और सबसे ज़रूरी जो हम चिकित्सकों के लिए है वो है 40 साल के बाद मरीजों को एकदम ग्लूकोमा सस्पेक्ट में ही रखना, और एक बार जब ग्लूकोमा डायग्नोज हो गया है तो उसका फॉलोअप करके पुराने फाइंडिंग से कोरिलेट करना है कि अभी ग्लूकोमा में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं। जी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि ये तो ग्लूकोमा की बात हुई और इसमें कहा कि सर्जरी, तो क्या सर्जरी के भी कुछ प्रकार हैं? इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी जी, दें। सर्जरी में लेज़र द्वारा सर्जरी किया जाता है। इसमें एंगल क्लोजर, प्राइमरी एंगल क्लोजर के पेशेंट्स को लेज़र द्वारा आँख के पुतली में एक स्ट्रक्चर रहता है, पुतली के पीछे एक स्ट्रक्चर रहता है आइरिस में हम लोग एक छोटा सा छेद आइरिस के एंगल में करते हैं, उसको लेज़र आयरिडेक्टोमी कहा जाता है या लेज़र आयरिडोटमी कहा जाता है, तो वो किया जाता है। उसके बाद कुछ फिल्टरिंग ऑपरेशंस होता है, वो फिल्टरिंग ऑपरेशन जैसे ट्रैबिकुलेक्टोमी कहते हैं, ट्रैबिकुलेक्टोमी विथ पीआई पेरिफेरल आयरिडेक्टोमी करते हैं, और उसके अलावा वाल्व भी दिया जाता है। एक वाल्व एक ट्यूब रहता है जो ट्यूब आँखों में छोड़ के और उसको इम्प्लांट किया जाता है, एक उसका इम्प्लांट आता है। वो उससे क्या होता है कि जो आँखों का जो पानी जो है वो उस ट्यूब के रास्ते से बाहर निकलता रहता है। तो ये एक वैल्वुलर सर्जरी होता है और नॉन वैल्वुलर सर्जरी होता है। जो फिल्टरिंग ऑपरेशन है वो नॉन वैल्वुलर है और बाकी वैल्वुलर सर्जरी है। तो यही प्रकार है ग्लूकोमा के सर्जरी के। जी। तो और इसके अलावा इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं जी, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को अगर आप एक बार एक रफ जानकारी दे देते हैं। जी, जो दवाइयाँ में जो कॉमनली यूज़ जो दवाई है वो टीमोलेट मैलिएट है, वो बीटा ब्लॉकर उसको कहते हैं, तो वो यूज़ होता है सुबह शाम, ठीक है। और एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, वो भी यूज़ होता है, उसको हम लोग लैटिनोप्रोस्ट कहते हैं, वो रात को सोते समय दिया जाता है। और एक दूसरा प्रकार है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, वो दिया जाता है, उसमें ब्रिंजोलामाइड और एक्टामाइड ये सब दवाइयाँ हैं उसकी। और ये सारी दवाइयाँ हमें हमारे शहरी लेवल पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं? बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो अगर कोई भी जाते हैं आपके पास, इलाज करवाते हैं, इलाज के बाद उनको किसी भी दवाई को प्राप्त करने में या फिर अपनी बीमारी का इलाज लगातार करवाते रहने में, जैसे आपने कहा कि प्रेशर की जांच कराती रहनी चाहिए, इसमें उनको कोई समस्या नहीं होगी। उसके लिए उनको अपने शहर में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी। तो दर्शकों, आपने आज जाना ग्लूकोमा के विषय में कि ग्लूकोमा के साथ क्या समस्या है। एक उम्र के बाद हर किसी को इससे सावधान रहना चाहिए और इसके लिए इसे पता करना चूँकि बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही अगर आपका उम्र क्रॉस करते हैं या फिर आपको लगता है कि अब आपके विजन में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, तो बिना कोई देरी किए हुए आपको अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और जैसा वो सुझाव देते हैं उस हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। दर्शकों, आशा है डॉक्टर ने जो जानकारी आपको ग्लूकोमा के संबंध में दी है उससे आप लाभान्वित होंगे और अपने नेत्र को सुरक्षित रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसका इलाज भी करवाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।